दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, याद है आपको वो पुरानी फ़िल्म जिसका टाइटल था बाजीगर? मशहूर सुपरहिट फ़िल्म। उसका मुख्य पात्र क्या डायलॉग बोलता है? हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। आज की बाजीगर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी। वे चुनाव में हार गई हैं। चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और भाजपा की मिली-जुली साजिश और हथकंडेबाजी ने उनके हाथ से चुनाव छीन लिया है। लेकिन ममता ने हार नहीं मानी है। वे कह रही हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। वे लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा नहीं सौंपेंगी। ममता के इस कथन ने भाजपा विरोधी विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति में नई जान फूंक दी है। राहुल गांधी, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी, उद्धव ठाकरे सभी विपक्षी नेताओं ने ममता का साथ देने का फैसला किया है। यह एक ऐसा पलटवार है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने, जिसको चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया हो कि वो पराजित हो गया है, ये कहा हो कि वो राज्यपाल के पास इस्तीफा देने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि चुनाव उससे चुराया गया है, बेईमानी करके उससे सीटें छीनी गई हैं। ये लोकतांत्रिक रूप से होने वाली चुनावी हार जीती नहीं है, बल्कि ये साजिश के जरिए छीने गए चुनाव की कहानी है। दोस्तों, भाजपा अब सोच रही है कि अब क्या किया जाए। जीती हुई बाजी कहीं हाथ से ना निकल जाए। जीत की खुशी और जीत के जश्न के फूल अभी मुरझाए भी नहीं हैं कि उसके लिए राजनीतिक समस्या खड़ी हो गई है। ममता के इस खेल से नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं, बंगाल की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में। जिन वोटरों ने ममता को वोट दिया है, उनमें उत्साह पैदा हो गया है, और जिन्होंने 2021 में ममता को वोट दिया था और इस बार उनका साथ छोड़ दिया, वे फिर से सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। वे मजबूर हैं अपनी वोटिंग प्राथमिकता पर फिर से विचार करने को, खासतौर से मुसलमान वोटर। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन ममता बनर्जी को जो कम वोट मिले हैं, उसका प्रमुख कारण है। मुस्लिम वोटरों को भाजपा ने बाकायदा नियोजन पूर्वक प्लानिंग करके छितराया है। हुमायूं कबीर की एजीयूपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और पीरजादा नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ ने एक ममता विरोधी नैरेटिव गढ़ा, मुसलमान वोटों को उसके आधार पर बांटा। कौन नहीं जानता कि इन मुसलमान नेताओं के पीछे कौन है? कहां से इनके पास इतने पैसे आए कि वो इतने संसाधनों द्वारा प्रबल तरीके से चुनाव लड़ सके? ममता का यह संघर्ष दरअसल अल्पसंख्यक वोटरों को ढाढ़स बधाएगा, भाजपा विरोधी अन्य वोटरों को फिर से ममता के साथ जोड़ेगा। ममता को 40% वोट मिले हैं, ये वोट कम नहीं होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर इससे एक नमूना पेश किया जाएगा कि अगर भाजपा विपक्षी दलों को तिकड़म करके हराएगी तो उसके खिलाफ संघर्ष इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये सब इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक पूरे स्टेट को, एक पूरे राज्य को कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर जैसे मन चाहा उस तरीके से पूरे चुनाव को प्रबंधित किया, ताकि वहां के मुख्यमंत्री को सत्ता से अपदस्थ किया जा सके। ये भी इस देश में पहली बार हुआ है, और वो मुख्यमंत्री हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दे, ये भी इस देश में पहली बार हो रहा है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके जीत हासिल की है, और चुनाव आयोग ही दरअसल विलेन है। ममता बनर्जी ने इस्तीफे के सवाल पर कहा कि मेरे इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव हारी ही नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या वे राजभवन जाएंगी, इस पर ममता जी ने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। पार्टी सदस्यों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करूंगी। मैं अब
भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं सड़कों पर लौटूंगी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक उनके साथ है। सोनिया गांधी ने मुझे फोन किया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने मुझे फोन किया। इन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक मेरे साथ है। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह महाराष्ट्र और बिहार में भी लोकतंत्र की हत्या की गई थी। दोस्तों, ममता बनर्जी की जुझारू रवैये में राहुल गांधी की भूमिका को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। राहुल गांधी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार पर कांग्रेस के नेताओं और अन्य लोगों को चेतावनी दी है कि वे इस पर खुश न हों। उन्होंने साफ शब्दों में लोगों से कह दिया कि टीएमसी की हार पर खुशी मनाना वे बंद करें। राहुल ने कहा कि यह छोटी मोटी राजनीति का समय नहीं है, टुच्चे किस्म की राजनीति का समय नहीं है। देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यह 24 घंटे में दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ दिया। इससे पहले उन्होंने सोमवार को कहा था, हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। दरअसल राहुल गांधी को ममता के जरिए एक बार फिर वोट चोरी के अपने मुद्दे और अपनी मुहिम को नए जोश के साथ उठाने का मौका मिल गया है। याद रखिए, जब राहुल गांधी ने वो मशहूर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और उसके लिए पुख्ता प्रमाण दिए थे, जिनका आज तक चुनाव आयोग ने खंडन नहीं कर पाया, उस वक्त विपक्ष की अन्य पार्टियां चुपचाप रही थीं और उनकी बात केवल सुनती रही थी। कुछ लोगों ने मुंह जबानी समर्थन दिया था, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह का सक्रिय समर्थन चाहते थे, जिस तरह का जुझारू समर्थन चाहते थे, जिस तरह की संयुक्त कार्रवाई चाहते थे वोट चोरी के मुद्दे पर, वो राहुल गांधी को प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही, जैसे ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनसे 100 सीटें चुराई गई हैं, वैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ा और अब जो वो उस वक्त 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के समय नहीं हासिल कर पाए थे, उसको दोबारा हासिल करने के लिए वो ममता बनर्जी के साथ में बाकायदा एक आंदोलनकारी जुझारू गठजोड़ बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं और दूसरे नेताओं से भी संपर्क करना जारी है। विपक्ष की राजनीति का शीराजा, जो एक विधानसभा चुनाव के दौरान लग रहा था जैसे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखर गया है, वो बिल्कुल एकदम पृष्ठभूमि में चला गया है और इंडिया गठबंधन की एकता केवल जो संसद में रह गई थी, वो तेजी से उभर कर संसद के बाहर संघर्षशील राजनीति के केंद्र में आ रही है। अखिलेश यादव बंगाल में ममता की हार से काफी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार से वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं का आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की है। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर की गई एक पोस्ट में भाजपा को चुनौती दी है कि या तो वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महिला आरक्षण लागू करे या फिर खुले तौर पर स्वीकार करे कि वह महिला हितों के खिलाफ है। अब एक सवाल उठता है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार करती हैं तो उससे संवैधानिक स्थिति क्या बनती है। दोस्तों, संविधान विशेषज्ञ पीडी आचार्य, जो कि किसी भी कीमत पर सरकार परस्त संविधान विशेषज्ञ नहीं है, उन्होंने जो कहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आचार्य साहब ने यह कहा है कि 6 तारीख यानी कल की तारीख तक ही पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल है। कल पश्चिम बंगाल की विधानसभा अपने आप ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होगा, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगी। वो उस विधानसभा की मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा 2021 में चुनी गई थी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ममता बनर्जी राज्यपाल के पास इस्तीफा देने जाती हैं या नहीं जाती हैं। वो इस्तीफा दें या न दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और फिर राज्यपाल जो है वो नई सरकार बनाने के लिए जो लोग बहुमत का दावा लेके राज्यपाल के पास जाएंगे, उनके साथ वो चर्चा करेंगे। ये तो पीडी आचार्य द्वारा बताई गई स्थिति है, जो कमोबेश स्पष्ट है। लेकिन हर चीज संविधान में लिखी हुई धारा और उसके आधार पर होने वाले बंदोबस्त पर निर्भर नहीं करती है। राजनीति और राजनीतिक पैंतरा, वार और पलटवार उसके परे जाता है। ममता बनर्जी इसी का लाभ उठा रही हैं। उनका एक ये वाक्य कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव नहीं हारी हूं,
उसने संघर्ष की एक नई स्थिति पैदा कर दी है। जैसे कि मैंने पहले ही ऊपर कहा आपसे कि ममता बनर्जी पहली विपक्ष की नेता नहीं है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म करके सत्ता से वंचित किया है। भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कई तिकड़में करेगी, लेकिन अभी तक इस प्रकार की हरकत के खिलाफ, इस प्रकार की दुरभिसंधि के खिलाफ, इस प्रकार की साजिश के खिलाफ, इस प्रकार की तिकड़मबाजी के खिलाफ संघर्ष कैसे किया जाए, इसका कोई भी तरीका विपक्ष के पास नहीं था, ना विपक्ष को कोई अनुभव था इस तरीके का। ममता बनर्जी के इस आग्रह से कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर इस वोट चोरी के खिलाफ, 100 सीटों की चोरी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, इससे विपक्ष के संघर्ष का, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाने वाली मनमानी के खिलाफ विपक्ष के संघर्ष का एक मॉडल पेश होगा। अब आइए ममता बनर्जी की इस भूमिका और विपक्षी एकता में उनकी पिछली भूमिका के बीच में जो एक विडंबना है, उस विडंबना के ऊपर। दोस्तों, ममता बनर्जी के ऊपर यह आरोप लगता है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में परवान चढ़ रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी ने उस पूरी प्रक्रिया में कुछ इस तरीके से हस्तक्षेप किया कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बन पाए। जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बन पाएंगे और ममता बनर्जी उन्हें अरविंद केजरीवाल और लालू यादव के सहयोग से इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो दोनों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को समझा दिया था कि अभी आप इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम घोषित ना करें। वैसे ही वो लोग मीटिंग से उठे इंडिया गठबंधन के और चले गए, और उसके बाद उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी संपर्क किया और वो फिर से एनडीए में चले गए। ये आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लगाया जाता है। अगर ये आरोप सही भी है तो हम लोगों को उसे इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति के केंद्र में रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति का मुख्य चेहरा बने। अब दुर्योग से या दुर्भाग्य से वो चुनाव में पिछड़ गई। साजिश के कारण, भारतीय जनता पार्टी की दुर्विसंधि के कारण वो चुनाव में पिछड़ गई। अब ममता बनर्जी इसका लाभ उठाकर वो लोगों का ध्यान अपनी पराजय पर केंद्रित करने के बजाय वो चाहती हैं, उनकी योजना ये है कि लोग उनके संघर्ष के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। सारे देश की निगाहें पराजय की बजाय संघर्ष के ऊपर केंद्रित करना चाहती। इसलिए विपक्ष की एकता में पहले जो उनकी राजनीति थी और आज की राजनीति थी, उसके अंदर एक फर्क दिख सकता है। ये एक विडंबना भी दिख सकती है, लेकिन राजनीति में इस तरह की विडंबनाएं होती रहती हैं। जो अतीत है वो अतीत में रह जाता है, जो वर्तमान है वही राजनीति के ऊपर राजनीति का मुख्य चेहरा बनता है, और उसी के जरिए हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ अतीत की बातों के सवाल को लेकर बहुत सारा प्रचार शुरू हो गया है। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार थी उसमें मंत्री थी, फिर एक बार वो सरकार से बाहर भी निकली, फिर दोबारा सरकार में लौट आई। उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता संसद में ममता बनर्जी को बंगाल की वीरांगना कहते थे, बंगाल की दुर्गा कहते थे, और ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी को उस जमाने में कभी कभी अपना सहयोगी और अपना मित्र कह देती थी, क्योंकि उस वक्त की राजनीति अलग थी और वो बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। उस समय की बातें उठाकर अगर आज की राजनीति को समझने की कोशिश की जाएगी तो केवल भ्रम फैलेगा, और उससे भारतीय जनता पार्टी की जो सारे देश में एक पार्टी का शासन, एक सारे देश पर एक पार्टी का शासन थोपने की तिकड़म है, इस तिकड़म का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। उस ममता बनर्जी में जो सीपीएम के खिलाफ संघर्ष कर रही थी और इस ममता बनर्जी में जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रही है, जमीन आसमान का अंतर है। इस ममता बनर्जी के आईने में उस ममता बनर्जी को देखना सर्वथा अनुचित है। मैं नहीं मानता कि ऐसा किया जाना चाहिए। तब राजनीति की जो जरूरतें थी उसके हिसाब से ममता बनर्जी ने अपने कदम उठाए होंगे, वो राजनीति में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। आज वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की
प्रमुख नेता हैं, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई हैं, लेकिन आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का मुख्य चेहरा बन सकती हैं। सारा विपक्ष उनके साथ आने के लिए तैयार है। अगर बंगाल के रण में से विपक्ष की राष्ट्रीय एकता फूटती है, तो ममता बनर्जी की ये हार, जो पहली नजर में अभिशाप लगती है, वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।